Hello everyone. So today we are going to study BPAG 174 Sustainable Development. ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम लोग इसको आज पढ़ के बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे. So here we have 4 blocks and in 4 of blocks we have 14 chapters in total, and we have to start with the first block, which is concept of sustainable development. फर्स्ट यूनिट इज मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स फ्यूचर जनरेशंस इनहेरिट अ लिवेबल प्लैनेट. ओवर यूजिंग रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन थ्रेटन दिस बैलेंस. देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसका एक तो खत्म ना हो जाए वो, ठीक है, आप उसका ओवर यूज ना करो. और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो रिसोर्सेज पे किसी एक इंसान का हक नहीं है, उस पे सबका हक बराबरी से है, क्योंकि ये अर्थ के द्वारा प्रोवाइड की गई रिसोर्सेज हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंश्योर करना चाहता है कि फ्यूचर जनरेशंस जो है, आपके ही आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो एक रहने लायक प्लैनेट को इनहेरिट करे, वो एक जी पाने लायक प्लैनेट में जन्म ले. ठीक है, ओवर यूज जो रिसोर्सेज का है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना, ठीक है, पॉल्यूशन, जो प्रकृति में जो वातावरण में गंदगी है उसकी वजह से जो डिसबैलेंस आ रहा है, तो ये डिसबैलेंस आ रहा है, ये सारी जो चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालती हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी वजह से रुक रही है, उसकी गति धीमी हो रही है. तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ, एंड हाई कंजम्पशन वर्सन द प्रॉब्लम. और हाई कंजम्पशन मतलब कि अगर आपको किसी एक कपड़े की जरूरत है, ठीक है, फास्ट फैशन का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आपको महीने में चलो 4 कपड़ों की जरूरत है कि आपके पास 4 कपड़े होने चाहिए, लेकिन आपके पास हैं 70 कपड़े, ठीक है, तो आप उनको कभी पहन भी नहीं रहे हो. अल्टीमेटली आपको किसी दिन सफाई करने का मन करेगा, तो आप 70 में से 30 कपड़े निकाल करके फेंक दोगे, या फिर किसी को दे दोगे ये कह के कि ठीक है मेरे को काम नहीं है, वो तुम ले जाओ. ठीक है, अब वो बंदा उस कपड़े का यूज करता है या उसको जाकर के डस्टबिन में फेंकता है, ये उसकी चॉइस है, या आप डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकते हो, ये आपकी चॉइस है. तो इससे हो क्या रहा है, इससे वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, फास्ट फैशन से वेस्टेज क्रिएट हो रहा है. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स फैले हुए हैं, लेकिन फास्ट फैशन को अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कपड़े ही तो खरीद रहा हूँ. ठीक है, तो जो हाई कंजम्पशन है, ये सारी चीजों को और बुरा बना देता है. जो सिचुएशन ऑलरेडी खराब चल रही है वो और बुरी हो जाती है. ठीक है, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, स्पीसीज का लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज. देखो, क्लाइमेट चेंज, गर्म हो रहा है हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है, सर्दी के मौसम में गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में बारिश हो जाती है. ठीक है, स्पीसीज मतलब कि अलग अलग फ्लोरा फौना, इन सब की डेथ हो रही है. और क्लाइमेट इन्वायरमेंटल रिफ्यूजेस हो रहा है, मतलब कि इन्वायरमेंट जो है उसमें वो अपनी सस्टेनेबिलिटी, जो इन्वायरमेंट खुद में सेल्फ सफिशिएंट है खुद को सस्टेन करने के लिए, लेकिन अब इन्वायरमेंट को जरूरत है कि उसका प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ बहुत छेड़छाड़ कर दी है. Global efforts like 1992 UN conference stress the need for eco-friendly policies. तो 1992 में जो UN में कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे वो लोग स्ट्रेस करते हैं कि हम लोगों को इको फ्रेंडली ऐसी पॉलिसीज लानी होंगी जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर पाए. ग्रीन डेवलपमेंट इज द ओनली वे टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ग्रीन डेवलपमेंट जो है वो इकलौता रास्ता है कि बैलेंस किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को. पॉवर्टी रिडक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे उस मीटिंग के, वो क्या थे कि ग्रीन डेवलपमेंट जो है इकलौता रास्ता है हम लोगों को बचाने का, धरती को बचाने का, और साथ साथ हम लोग उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर पाएंगे. पॉवर्टी को हम लोगों को कम करना होगा, गरीबी को कम करना पड़ेगा. ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना होगा, हम लोगों को अपनी पर्यावरण को बचाना होगा. ठीक है, तो अब मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये पहली बार बारबरा वॉर्ड ने इन 1970s दिया था, अर्ली 1970s दिया था, फोकसिंग ऑन पीपल्स वेलबीइंग एंड फेयरनेस इन सोसाइटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. तो उन्होंने अपना ये जो थ्योरी दिया था अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने पिन पॉइंट किया था कुछ चीजों को. वो चीजें क्या थी कि वो चाहती थी कि लोग जो है बहुत अच्छे से रहे, उनको एक फेयर सोसाइटी मिले, लेकिन साथ साथ वो एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करती है कि ठीक है, एक इंडिविजुअल इंसान है वो एक सोसाइटी में रहे, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उसका जो जीवन है वो अच्छा हो, और उसके आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा हो. ठीक है, लेकिन
However, the concept became widely known through the Brundtland report. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बारबरा वॉर्ड के कहने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। ये कॉन्सेप्ट जो है इस रिपोर्ट ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के बाद वाइडली लोगों तक पहुंचता है, जहां पे डेवलपमेंट को जहां पे which defines it as development that meets present needs without harming future generation। जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि हम लोग अभी के रिसोर्सेज को, अभी के पर्यावरण को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए भी ठीक ठाक चल जाए और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी कोई फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना हो, उनको भी कोई तकलीफ ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर। ये सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, ये इंक्लूड करता है मैनेज करना रिसोर्सेज को, इन्वेस्ट करना वाइजली, और टेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लॉन्ग टाइम तक इसको बैलेंस कर सके। यूजिंग टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली मतलब कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करना, सोच समझ के यूज करना कि लॉन्ग टाइम पे बैलेंस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल बैलेंस और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दोनों का आपस में सामंजस्य बना रहे। ठीक है। इट रिजेक्ट्स द बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल वाइल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ऑप्शनल। तो ये जो रिपोर्ट है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, ये इस आइडिया को रिजेक्ट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, वो होनी ही चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है ऑप्शनल है, ये कर लेते हैं फिर ये देखेंगे। ये इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। Instead, it recognizes that issues like pollution, deforestation, and climate change threatens both nature and human well-being. Instead, इसके बजाय कि ये जो ऑप्शनल वाला जो थ्योरी है लोगों के माइंड में, इसके बजाय ये कहते हैं कि जो पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों का कटना, गंदगी का होना और क्लाइमेट चेंज का होना, ये दोनों चीजों को परेशान करता है, नेचर को भी और ह्यूमंस को भी। अब के जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो मस्ट भी सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब कि उससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। इट शुड इम्प्रूव करंट लाइफ, इसको आज के लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए और इसको फ्यूचर जनरेशंस को के लिए भी समझना चाहिए कि उनको फ्यूचर में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आगे आने वाले सालों में लोगों को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक नीड है जीने के लिए। ठीक है। The challenge is figuring out how to live अच्छा ठीक है, तो जो चैलेंज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से फिगर आउट किया जाए वो ये है कि किस तरह से हम लोग वर्ल्ड दैट इज नॉट जस्ट इन्वायरमेंटली साउंड बट ऑल्सो रिच इन एजुकेशन स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो चैलेंज ये है कि किस तरह से एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा दुनिया बनाया जाए जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, एजुकेटेड लोग भी हो, स्किल्ड हो लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो और इन्वायरमेंट भी गुड टू गो हो। जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि करंट जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं करता है सारी जनरेशन और स्पीसीज को, और बॉर्डर पे फोकस करता है ऑन जस्टिस, इक्वालिटी और लॉन्ग टर्म वेलबींग पे। मतलब कुछ और क्रिटिक, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ना कि बारबरा वॉर्ड ने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अच्छे से रहो, अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आती है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्योरी देखने को मिलता है, डेफिनेशन देखने को मिलता है कि हम लोग अपनी डेवलपमेंट को मीट करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस को हार्म नहीं कर सकते। इसी में कुछ और पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। अब इसके भी लोग आगे जा रहे हैं और जो कुछ क्रिटिक्स है उनका कहना है कि अभी का जो करंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉर्डर लाइन पे जस्टिस और इक्वालिटी की बात करता है और लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात करता है। ये फुल्ली सारी की सारी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता है। नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए हमारे बच्चों का, ग्रैंड चाइल्ड्स का फ्यूचर, हम लोगों को इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करें, ह्यूमन स्किल्स डेवलप हो और इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट हो, मैनेज हो ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर करता है एक शिफ्ट इन थिंकिंग, मतलब कि सोच में आप लोगों को बदलाव लाना होगा। डिसीजन शुड कंसिडर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉस्ट, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ऑन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, उन डिसीजंस को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव पे, इस चीज को ध्यान में रख के नहीं लेना चाहिए कि हाँ ठीक है अभी मैं ये कर लेता हूँ, मुझे एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके ये चीजें
को एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक्सपर्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि सेटिंग सेफ लिमिट्स ऑन रिसोर्सेज यूज्ड टू अवॉइड इरिवर्सिबल डैमेज। तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि सेफ लिमिट्स हम लोगों को रिसोर्सेज पे लगानी चाहिए ताकि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो, मतलब ऐसा डैमेज जो कि बदला ही ना जा सके। जो चीज खराब हो गई वो खराब हो गई, जैसे कि अगर कोल समाप्त हो जाता है, कोयला खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन में हेल्प लोकल इकोनॉमीज बट हार्म ग्लोबल इकोलॉजिकल stability. Rapid urbanization and population growth can hide deeper development problems, making sustainability harder to achieve. यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड इज अर्बनाइजेशन और इसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को अगर हम लोग इस लेवल पे काटें, कुछ लोकल काम के लिए काट दें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आप 200 साल 300 साल पुराने पेड़ों को, जंगलों को काट दोगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये एक ग्लोबल इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को डैमेज करेगा, क्योंकि जो मान लो कि जो हजारों सालों से जहां जंगल है वो सिर्फ उस जगह की इकोलॉजी को ही सस्टेन नहीं कर रहा है, वो अपने आसपास के बहुत बड़े एनवायरनमेंट को, प्योर एयर, फ्लोरा फोना, डिफरेंट स्पीसीज का घर, ये सारी जगह है वो, तो आप उसको डिस्टर्ब करोगे और वो आप उसको परमानेंटली डिस्टर्ब करोगे, वहां पे जाकर के कॉलोनीज या मॉल सेटअप करोगे, तो इन सारी चीजों की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है वो हार्म होगी। अब रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या होता है, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना, शहरों में ज्यादातर टेक्नोलॉजीज होती हैं, गाड़ियां होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है और जो एक बैलेंस है इन्वायरमेंट का वो बिगड़ता है। टू टैकल दीज इश्यूज, इन इश्यूज से लड़ने के लिए कंट्रीज को अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, अपने लैंड को मैनेज करना चाहिए एंड लाइफ स्टॉक एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसी भी कंट्री को करनी चाहिए। द वर्ल्ड कमीशन अब जैसे कि इन सारी परेशानियों से लड़ने के लिए कंट्रीज को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, अपने लैंड को मैनेज करना चाहिए, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कि अपने एनिमल्स को मैनेज करना चाहिए और मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम इन्वायरमेंटल हार्म करना चाहिए। द वर्ल्ड कमीशन हाईलाइट्स की सस्टेनेबिलिटी गोल्स सच एज, तो जो वर्ल्ड कमीशन है कुछ सस्टेनेबिलिटी गोल्स को हाईलाइट करता है। पहला है प्रोटेक्ट करो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को, दूसरा है यूज करो नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है प्रिवेंट करो पॉल्यूशन को, गंदगी मत फैलाओ और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स रखो कि इस तरह का साफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। असेसिंग पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी टेक्नोलॉजीज आप मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबिलिटी को लीड करे। शेयर करना एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन ओपनली, मतलब कि जो कुछ भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको किसी से छुपा के मत रखो, सबको बताओ कि हाँ ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है। जो 1992 में रियो समिट होता है उसमें नोट किया जाता है कि अर्लियर जो डेफिनेशंस थी सस्टेनेबिलिटी की वो अनक्लियर थी और वर्ल्ड बैंक जो है लेटर इसको रीडिफाइन करता है और स्टेट करता है दैट वेस्ट शुड नॉट एक्सीड नेचर्स कैपेबिलिटी टू अब्सॉर्ब, मतलब कि इतना कचरा, इतना वेस्ट नहीं जनरेट करना चाहिए जितना कि हमारा जो नेचर है ऑब्जर्व ना कर पाए, ठीक है, उसको खुद से रिवाइव ना कर पाए। And resources use should be balanced with natural regeneration and development of alternatives, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रीजेनरेशन है और द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, रिसोर्सेज का जो यूज है वो बैलेंस्ड होना चाहिए नेचुरल रीजेनरेशन से और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव से, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर पेड़ों को काटना है किसी डेवलपमेंट के लिए तो इसको अल्टरनेटिव इसका तरीका ढूंढना चाहिए, ये नहीं कि मुझे पेड़ काटने हैं, मेरा डेवलपमेंट इसी से ही होगा।
Scope of sustainable development. Sustainable development focuses on meeting the need of present without harming the ability of future generations to meet theirs. ठीक है, ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको ऐसे ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए जहां पे आपका जो प्रेजेंट है वो ठीक से चले और आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी हार्म ना करो। ये जो है ये वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर करता है, इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। तो ये जो थ्योरी है, ये जो सेंटेंस है कह देना, ये बहुत बड़े वाइड रेंज को कवर करता है, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे सोशल डायमेंशन। तो ये इंश्योर करता है फेयर एंड हेल्दी सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन। तो जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सोशल डायमेंशन है, वो फोकस करता है फेयर और हेल्दी सोसाइटी पे, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी में लोग रहें जहाँ पे सबके लिए हेल्थ अवेलेबल हो और फेयरनेस अवेलेबल हो, मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, एंड करना होगा हंगर और पॉवर्टी को, करना होगा अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन, प्रमोट करना होगा जेंडर इक्वालिटी और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डायमेंशन एम करता है स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वाइल ये यूज करना चाहता है वाइजली रिसोर्सेज को, जो इंक्लूड करते हैं ये सारी चीजें। क्रिएट करना चाहिए जॉब्स को और सस्टेनेबल इकोनॉमीज बनानी चाहिए। इंश्योर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब कि आप सही चीज कंज्यूम करो और सही चीज प्रोड्यूस करो। मैनेज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। इन्वायरमेंटल डायमेंशन का मतलब है कि हम लोगों को फोकस करना होगा नेचर पे और रिड्यूस करना होगा अपना जो गंदगी है, आसपास के जो पॉल्यूशन है, और हम लोगों को क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे, मतलब साफ सफाई पे ध्यान देना होगा। यूज करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे कि सोलर, विंड और वाटर। और रिन्यूएबल एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं जिनको हम लोग दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। रिड्यूस करना होगा कार्बन एमिशन को टू फाइट क्लाइमेट चेंज। कार्बन एमिशन मतलब कि कोयला जलाना और ऐसी चीजें करना जिससे कार्बन एमिशन हो, तो इन सारी चीजों को हम लोगों को कम करना होगा ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। प्रिजर्व करना होगा नेचुरल हैबिटेट्स को एंड बायोडाइवर्सिटी को। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो समुंदर है वो नेचुरल हैबिटेट है फॉर फिशेस, फॉर शार्क्स, तो उन जगहों को हम लोगों को प्रिजर्व करना होगा। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना होगा। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन इंश्योर करना होगा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब कि सारे के सारे देशों को साथ में लड़ना होगा। ठीक है, मतलब कि साथ में लड़ना होगा किसके खिलाफ, जो ये पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, इन सारी चीजों से लोगों को साथ में लड़ना होगा, साथ में गवर्नेंस करनी होगी। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होंगे। ठीक है, पीस, शांति, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे। सस्टेनेबल सिटीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप होंगी। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब ऐसी सिटीज जो खुद में सस्टेनेबल हो, उनका कोई वेस्ट जनरेशन हो रहा है वो खुद से मैनेज कर ले, उनका अपना जो एरिया है वो गंदगी ना रहे, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा ना रहे, तो ये सस्टेनेबल सिटीज होती हैं। और इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप की पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मिल करके एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने की, अपने आसपास के फ्लोरा फौना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे रादर देन लड़ाई। यूनाइटेड नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ गोल्स हैं। द यूएन क्रिएटेड 7 SDGs, मतलब कि यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, जो इसने कब बनाए हैं, ये 2015 में बनाए हैं और इसको अचीव करना चाहता है ये बाय 2030। ये गोल्स जो है ये फोकस करते हैं पॉवर्टी को एंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट को, इंश्योर करने के लिए ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। दे कवर्स इश्यूज लाइक क्लीन एनर्जी। ये कौन कौन से इश्यूज को कवर करते हैं? क्लीन एनर्जी मतलब कि जो आपस में जो जिसका यूज करने के बाद कोई वेस्ट ना हो। क्लाइमेट एक्शन, इक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे जो 17 SDGs हैं वो फोकस करती हैं। अचीविंग द गोल्स रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, तो इन सारी गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स को आपस में साथ आना पड़ेगा। बिजनेसेस एंड सिटीजन्स, जो बिजनेसेस हैं, जो मेगा बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, उनको भी ये बात समझनी होगी कि सिर्फ उनका बिजनेस करना, खुद को रिच बनाना इज नॉट वर्दी। नाउ यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट ग्लोबल पॉल्यूशन। और लोगों को, हम और आप जैसे लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग अपने स्मॉल लेवल पे किस तरह से पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं।
Challenges like lack of government support and global crisis have affected progress. तो अब तो हम लोग 2025 में हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों के पास बस 5 साल का समय है इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, और हम लोग अभी तक देख चुके हैं 10 सालों में कि जो गवर्नमेंट्स है उनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं रह रहा है, और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, जैसे कि कोविड-19 की वजह से इन सारी प्रोग्रेस पे थोड़ा सा असर पड़ा है. बट कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नीडेड टू क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल. लेकिन हम लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना पाए. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. प्रोटेक्टिंग नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एम करता है सेव करने का नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना चाहता है एक स्टेबल एनवायरनमेंट, और इंक्लूड करता है बोथ लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम को. ठीक है, प्रोटेक्टिंग नेचर में आपको ये नहीं है कि हाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम लोगों को जंगलों को बचाना है. जंगल ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए लैंड के अलावा समुद्र भी इम्पोर्टेंट है. वहाँ की इकोलॉजी को भी हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और वहाँ की इकोलॉजी को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. बिल्डिंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी, एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनानी चाहिए. एज पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, लोगों को क्या चाहिए कि प्रॉपर हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जिससे वो अपनी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए. ठीक है, तो सेविंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना होगा. ऑल लिविंग स्पीसीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर. जितने भी स्पीसीज आपस में हम लोगों को आसपास दिखते हैं, सांप, बिच्छू, शेर, चीता, इंसान, कुत्ते, कुछ भी, तो ये सारे लोग हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, सारे लोगों का रहना जरूरी है. तो रिपोर्ट्स इन 2020 स्ट्रेस्ड दैट नीड फॉर अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी. 2020 में एक रिपोर्ट आती है जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों को अर्जेंट एक्शंस लेने जरूरी हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए. कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए. अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज करता है डिमांड फॉर रिसोर्सेज. जितने लोग होंगे उतनी ही रोटियां चाहिए होगी. ठीक है, ये तो एक बहुत चीप बात है कहने के लिए, जितने लोग होंगे उतनी रोटियां होंगी. पर देखो हम लोग अगर ज्यादा पॉपुलेटेड रहेंगे तो रिसोर्सेज का जो खपत है वो ज्यादा होगा. ठीक है, और हार्म होगा इन्वायरमेंट को. तो मैनेज करना होगा पॉपुलेशन ग्रोथ को, रिड्यूस करना होगा पॉवर्टी और इकोलॉजिकल डैमेजेस को. इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने लाइफ में बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकें इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए. इनकरेज करना होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन को. पीपल मस्ट टेक पार्ट इन सस्टेनेबल एफर्ट्स. मतलब कि लोगों को जरूर सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको भी हिस्सा लेना पड़ेगा, उनको भी अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा. कोविड-19 पेंडेमिक जो ये शो करता है कि कितना इंपॉर्टेंस है बैलेंस क्रिएट करना इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एनवायरमेंट के बीच में फॉर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज. ग्लोबल कोऑपरेशन, कंट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा ताकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उससे टैकल किया जा सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके, फंडिंग हो सके और टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर सके साथ में. एज सीन इन ब्रिक्स एफर्ट्स इन 2020. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन का कोऑपरेशन का एग्जांपल है वो हम लोगों को ब्रिक्स 2020 में देखा है. इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, रिड्यूस करना होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके. इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करने होंगे, ग्रीन बिल्डिंग करनी होगी. हम लोगों को रिन्यूएबल सोर्सेज पे लाइक सोलर, विंड एंड वाटर पे रिलाई करना होगा. प्रोटेक्ट करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज को एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को. मेक श्योर करना होगा कंजम्पशन को जो कि नेचुरल रिन्यूएबल रेट से ज्यादा एक्सीड ना करे. मतलब नेचर जितनी चीजें रिन्यू कर सकता है, ठीक है, उतनी ही चीजें हम लोग कंज्यूम करें. कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वही कंक्लूजन में है. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन आंसर. व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू दैट यू पीपल कैन टेक अ स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट एंड otherwise you can note it down so that कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए लिखने की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम लोग अपनी मोरल साइंस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, ये कोई खास रॉकेट साइंस जैसा कुछ सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन
बात दिक्कत की तब हो जाती है जब हम लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अरे ऐसा कुछ करना जिससे दिक्कत ना हो, किसी को सस्टेनेबिलिटी के साथ रहना है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में लिखने जाते हैं तो हम लोगों के पास वर्ड्स सेंटेंसेस अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से एग्जाम में अपने पेपर को नहीं लिख पाते, वरना 80% 85% स्कोर करना इज नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट। तो कम से कम 75% तो आ ही सकते हैं। आप आराम से इन जो चैप्टर्स हैं जो ऑडियोज में वीडियोज में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इनको बस 2-4 बार सुन लो, 2-4 बार भी बहुत है, ठीक है। एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो, आपको इससे क्या हेल्प होगी कि आप समझ जाओगे, आपके पास वर्ड्स अवेलेबल होंगे कि हाँ ये वर्ड का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है, वो आपको मार्क्स जरूर देगा। ओके, सो हो गया, मेरा इतना ही बोलना था। नाउ इफ यू पीपल वांट एनी अदर सब्जेक्ट कि उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊं। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस, बाय बाय।